बात करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर गणित की बात करेंगे। और इसमें उन क्वेश्चन को लिया गया है जो 2015 से लेकर 2024 तक की परीक्षा में पता किए गए हैं। और ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं लाभदायक सिद्ध होंगे और इनसे बाहर मतलब कुछ नहीं आएगा और आप जो है फेल होने से बिल्कुल बचेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो हम बात करते हैं, देखिए 2024 का पेपर है ये, परंतु ये पेपर एक्चुअल में 23 में होने वाला था, किसी कारण से 24 में हुआ। तो इसमें जो क्वेश्चन पता किए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जो कि 5 नंबर के आते हैं। तो आपके 5 नंबर इस वीडियो से बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ऋण पूर्णांक संख्या है। तो इन्होंने कहा है कि ऋण पूर्णांक संख्या है, इनमें से कौन सी है? -3/5। ये तो पूर्णांक है ही नहीं, क्योंकि 3/5 है, ये 0 हो गया, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ये -√7 हो गया। तो पूर्णांक, पूरी पूर्णांक संख्या का मतलब होता है 1 2 3 4। तो अब आप देखिएगा पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं। देखो, ये जैसे 0 1 2 3 और ये इस तरह से अनंत तक जाती हैं। इसी तरह से अब इधर आ जाओ, -1 -2 -3 और ये भी आपकी माइनस अनंत तक जाती हैं। यानी कि माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में जो संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। परंतु इन्होंने क्या कहा कि ऋण पूर्णांक संख्या है। तो देखो भाई, पूर्णांक तो आपका ये भी है परंतु ऋण नहीं है। तो ऋण पूर्णांक कौन सा है? -5 है। इन छोटी छोटी बातों का बस आपको ध्यान रखना है और आगे बढ़ना है। तो उसके बाद ये कह रहे हैं आपसे 9 12 18, इसका आपको लघुत्तम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप इसको किस तरह से करेंगे? देखिए 9 12 18, जब हम एलसीएम निकालते हैं तो देखिए छोटी से छोटी संख्या से भाग दो, ऐसी संख्या ढूंढ लो जो सारे कट जाएं। तो 3 3 9 और 3 चौक 12 और 3 6 18, फिर 3 से काट लीजिए आप। 3 एकम 3, ये 4 आ गया और ये कितना आ गया? 2 आ गया। फिर आप 2 से काट लो, 1 2 1, फिर 2 से काट लो तो 1 1 और 1। तो नीचे मतलब जब नीचे 1 1 आ जाए तब तक ये काटते रहिए छोटी छोटी संख्या से। अब आप इनकी गुणा कर लीजिए आपस में, जिनसे ये आपने भाग दिया है। तो इसका क्या मतलब होगा? देखिए पहली संख्या क्या है आपकी? 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36। तो आपका एलसीएम क्या होगा? 36 होगा। तो बस ये आपका सवाल हो गया। बिल्कुल आप आसान तरीके से कर पाओगे। सवालों को समझिए, करते जाइए। एक इसका एक तरीका और होता है, देखिए किस तरह से होता है। जैसे 3 संख्या है, अब ये 9 है और ये 18 है। तो 9 जैसे 18 में भाग जा रहा है, 9 दूनी 18, तो ये संख्या तो खुद ही खत्म हो गई। इस तरह की संख्या स्वयं ही समाप्त हो जाती है। अब बची कितनी? 12 और 18। तो 12 18 में बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी ढूंढो जो दोनों को काट रही हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है? 6 संख्या है। 6 दूनी, एक पे कट लगा दो और बाकी दोनों की गुणा कर दो। तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, तो ये 36 आ गया। तो समझ में आ गया ये? उस तरह से कर लो, ये डायरेक्ट कर सकते हो। मतलब कि जैसे 9, ये 9 है, ये 18 है, तो 9 का भाग 18 में जा रहा है, तो ये तो खुद ही खत्म हो गई संख्या। अब 12 और 18 का आप निकाल लीजिए। तो 12 और 18 को ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या से काटिए। जैसे 6 है, 6 दूनी 12, 6 ती 18 और एक संख्या पे आप कट मार दो। तो 6 दूनी 12 और जो कट मारा है उसके बाद में अगली में गुणा कर लो, तो वही आ जाएगा आपका। तो इस तरह से आगे देखिए, ये कह रहे हैं आपसे निम्न में से कौन परमेय संख्या नहीं है। देखो भैया जी, परमेय संख्या कौन सी होती हैं? जो अपॉन पी अपॉन क्यू के रूप में होती हैं। तो देखो पी अपॉन क्यू के रूप में है। अब जैसे 0.78 है, तो 0.78 को आप क्या लिख सकते हो? आप अच्छे से जानते हो, दशमलव ऊपर समाप्त हो गया, नीचे शून्य आ गया, तो ये पी अपॉन क्यू के रूप में बन गई। अब आप इसको देखिएगा, 5 बटे कितना आएगा? 36। √36 है, 36 का क्या होता है? 6 होता है। ये भी पी अपॉन के क्यू रूप में हो गई। ये क्या है आपका? देखो ये है आपका पाई। पाई जो होगी ये अपरमेय संख्या है। ये क्यों है? जैसे 3 पॉइंट, इसका मान क्या होता है? 22/7 होता है और ये आता है 3.14। एक्चुअल में ये जो 14 है ना, ये रिपीट होता जाएगा। जब ये रिपीट होता है तो वो संख्या पी अपॉन क्यू के रूप में हो ही नहीं सकती। तो आपको ये ध्यान देना है। बाकी समझ गए ना? देखो पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है और इसका मान क्या आएगा निकल कर? 3.14 आएगा। परंतु ये 3 जब भाग देते जाएंगे रिपीट होता जाएगा, तो इसलिए ये संख्या जो है नहीं होगी। पाई जो है हमारा अपर में संख्या होती है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा,
ये आपसे कह रहे हैं 9.5 का स्क्वायर ज्ञात करो। इसका मतलब देखो ये है 9.5 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है घात 2, ये मतलब है इसका, इसका स्क्वायर ज्ञात करना है। यानी कि इसका मतलब है आपको 9.5 की आपको 9.5 में भैया गुणा करनी है। तो ये क्या आ गया आपका 5 बन जाए 25, 5 नाम 45, 45 और 2 47। अब 9 की गुणा कर दो, 9 पंजे 45 और इसमें हासिल हो गए 4, 9 और 9 नाम 81, 81 और 4 कितने हो गए 81 और 4 हो गए 85। अब आप ये 5 आ गया, ये 7 5 12 हो गया, 5 4 9 और 1 10 हो गया, और भैया जी आपका 9 हो गया। 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो 90.25 इसका उत्तर जो है आना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, 90.25 होगा, ये वाला उत्तर होगा। तो इन्होंने स्क्वायर पता किया है मतलब इस तरह से। तो ये सवाल आपको देखिए बिल्कुल छोटी छोटी बातें पता की जाती हैं, बड़ी बात तो कोई घर में भी नहीं करता, तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो ये कह रहे हैं कि वर्ग 40 से 50 का मध्य बिंदु ज्ञात करो। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, देखिए जिसका भी मध्य बिंदु वो ज्ञात करवा रहा है, तो आपको ध्यान देना है दोनों संख्याओं को जोड़िए, जोड़ नहीं, कितनी संख्या, 2 संख्याएं, और बटे 2 कर दो, तो ये कितना आ गया 50 40 90 आ गया, 90/2, 90/2 बराबर कितना होता है 45 होता है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि 45 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए पेपर, ये हमने 2024 मतलब 23 का पेपर था, वैसे 24 में परीक्षा हुई थी। ये पेपर है 20 दिसंबर 2022 का। तो देखो भैया हम अब यहाँ बात इसकी करेंगे, तो 22 के पेपर की करेंगे। जो 22 में जो क्वेश्चन आए थे वो कौन कौन से आए थे। तो ये कह रहे हैं आपसे सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। तो देखो भाई सबसे छोटा, तो सबसे छोटा जो है इन्होंने कहा कि पूर्णांक कौन सा है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, देखो अब एक्चुअल में हम क्या करते हैं इसको जैसे संख्या रेखा पे दिखाते हैं। ये क्या मैंने आपको अभी बताया था 0 1 2 3, ये आपका अनंत तक जाता है। ये जो है हमारा, देखिए ये संख्या रेखा है, या यहाँ देखो नीचे करते हैं, ये संख्या रेखा है। तो संख्या रेखा का मतलब क्या है, 0 1 2 3, मतलब इस तरह से कहाँ तक जाता है, ये अनंत तक जाता है। और ये कहाँ जाएगा, -1 -2 -3, और ये भी माइनस अनंत तक जाता है। तो ये कह रहे हैं सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, खुद सोचो आप। देखो ये क्या है कि अब इसने ये तो नहीं कहा कि मतलब सबसे छोटा, अब सबसे छोटा तो मतलब अनंत तक का मतलब, अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ तो वैसे देखें तो -1 होता है, परंतु इनमें से कोई नहीं आएगा। इनमें से कोई नहीं क्यों आएगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। तो सबसे छोटा पूर्णांक अगर हम अनंत की तरफ जाते हैं तो आप खुद समझिए कि इनमें तो नहीं है। परंतु अगर वैसे देखा जाए, अगर ये कह रहा है कि परंतु यहाँ जो उत्तर होगा ये होगा, और इनमें सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, इनमें सबसे छोटा पूर्णांक -1 है। तो आपको ध्यान देना है कि सबसे अगर यहाँ कोई नहीं होता, आपको ध्यान देना है, अगर यहाँ पर मतलब कोई नहीं होता तो क्या करते हम, जैसे यहाँ 2 होता तो फिर तो आपका उत्तर यही हो जाता। अब यहाँ पर क्या है कि कोई नहीं, तो इसका मतलब क्या है, देखो कोई नहीं आएगा, आप समझ गए ना मेरी बात। तो क्योंकि माइनस के बाद -2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये अनंत तक जाता है। तो आपका जो उत्तर आएगा यहाँ, इसलिए हम इनमें से कोई नहीं के साथ जाएंगे। उसके बाद देखो भैया आपसे ही सवाल कह रहे हैं, देखो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप जो है 3 मीटर है। तो देखो आपको ध्यान देना है, जब हम कोई सवाल करते हैं ज़िंदगी में याद रखिए, तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, देखिए जिसकी जो है मतलब सभी भुजाएं बराबर हों, ये भी ए, ठीक है ना, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो क्या दिया आपको, परिमाप दे रखा है। क्या दे रखा है, जो दे रखा है ना, सबसे पहले मैथ में उसको पकड़िए आप, और जो ज्ञात करवा रहा है वो तो बाद में निकलेगा, जो दे रखा है उसमें से पहले कुछ निकलेगा। तो परिमाप क्या होता है इसका, परिमाप होता है 3a। क्या होता है, परिमाप होता है 3a, और यहाँ परिमाप दे रखा है 3 मीटर। तो 3a बराबर 3, और a बराबर कितना आ गया, 3/3, यानी कि a बराबर आ गया 1 मीटर। 1 मीटर आ गया। अब देखो इसका एरिया निकालो समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है, यानी कि जो इसका क्षेत्रफल होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है √3/4 और गुणा भुजा का वर्ग।
ये फॉर्मूला होता है। तो ये √3/4 और भैया भुजा कितनी निकली आपकी 1 निकली थी, तो ये क्या होगा आपका 1 का हो गया वर्ग, तो ये क्या आ गया आपका √3/4 यानी कि वर्ग मीटर। तो आपका क्योंकि क्षेत्रफल आता है वर्ग मीटर में, तो दिया क्या है आपको परिमाप दे रखा है, क्या दे रखा है, किसका परिमाप, समबाहु, समबाहु त्रिभुज का परिमाप का क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3a के, ठीक है, क्योंकि उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 3a बराबर 3a बराबर आपका आ गया 1, और यही आपका फिर फॉर्मूला रख दिया तो हो गया। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो भैया, ये कह रहे हैं कि निम्न में अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे पहले तो वो सुन लो। जो संख्या केवल खुद से या एक से कटे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या या तो खुद से कटे या एक से कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, 8 तो कट रहा है, 2 भी, ये ठीक है ना 2, तो यहाँ देखिएगा ये 3 है, ये 9 हो गया, ये क्या हो रहा है, ये 2, ये कट रहा है 2 से, तो ये 11 2 3, ये ऐसी संख्याएं या तो एक से कट रही हैं या खुद से कट रही हैं। तो अभाज्य संख्या कौन सी हुई, यही आपका आंसर है। जिंदगी याद रखिएगा, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो खुद से कटे या एक से कटे, ठीक है, और किसी से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखो ये 8 तो आपका 2 से भी कट रहा है, 9 3 से कट रहा है, 6 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, ये ऐसी संख्या है। तो ये आपका जो भैया उत्तर हो गया। उसके बाद देखिए आगे सवाल है, ये कह रहे हैं कि परमेय संख्या -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक, देखिए योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, जब भी आपसे योगात्मक प्रतिलोम पूछे जैसे माइनस, तो योगात्मक का इसका क्या होगा 3/4, चिन्ह बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, चिन्ह, ये तो हो गया योगात्मक। और गुणात्मक का मतलब होता है वो मतलब हर अंश में चला जाता है, और ठीक है अंश हर में आ जाता है। तो इसका क्या होगा, देखो योगात्मक में तो चिन्ह बदल गया, यानी कि ये माइनस थे प्लस हो गया, और गुणात्मक में क्या हो गया, यानी कि 4/3 माइनस, यानी कि 4/3, यानी कि अंश ऊपर अंश नीचे और हर ऊपर। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ये वाला होगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो भैया आगे देखिएगा, ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। देखो याद रखिएगा रेखीय समीकरण के बारे में, जिस रेखीय समीकरण कौन सा होता है, x की घात जब 1 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ये यहाँ ऑप्शन में थोड़ा गलत हो गया, ये 2x की घात 2 है। तो यहाँ रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है, जिसकी घात x की घात 1 होगी, जो x की घात कितनी होगी 1 होगी, तो वो तो हो गया रेखीय समीकरण। अगर x की घात 1 नहीं है तो वो होगा द्विघात समीकरण। तो भैया ये क्या है, देखो बताओ, यहाँ x की घात 1 है, ये भी रेखीय समीकरण है, यहाँ x की घात 1 है, 1 है, ये भी रेखीय समीकरण है, यहाँ x की घात 1 है, ये भी रेखीय समीकरण है। परंतु यहाँ पर x की घात 2, ये थोड़ा सा यहाँ टाइप होने में गलती हो गई है, ये है 2x की घात 2। तो आपका जो है कौन सा नहीं है, ये है, ये कौन सा है, ये द्विघात समीकरण है। और रेखीय समीकरण कौन सा होता है, जिसमें x की घात 1 होती है, ठीक है। तो आगे देखिएगा, ये 2021 का पेपर है, तो 2021 का जो पेपर है ये देखिएगा, ये 16 सितंबर 2021 में परीक्षा हुई थी। तो वहाँ कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पता किए गए थे, आप देखिए ये क्वेश्चन करिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाओगे। तो देखिएगा अब होता क्या है, ये 16 सितंबर 2021 का पेपर है, ये कह रहे हैं आपसे किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है। तो देखो ठोस क्या होते हैं, ये मतलब 3D आकृति होती है, 3 डायमेंशनल आकृति, जो 3D होती हैं, 3 डायमेंशनल आकृति होती हैं, जैसे ठोस वस्तु, जैसे घन, घनाभ, गोला, ठीक है। और आपको ध्यान देना है ठोस में हमेशा आयतन होता है, ठीक है। हाँ ठोस, जहाँ भी ठोस आए ना आपको ध्यान देना है वहाँ कहाँ क्या होगा, आयतन होता है, जिसे हम मतलब मात्रक क्यूब यानी कि क्यूब में मापते हैं। किस में मापते हैं, क्यूब में। तो आपको ध्यान देना है, देखो ठोस क्या होते हैं, ठोस जो होती है 3 डायमेंशनल आकृति होती है। ठोस वस्तु जैसे मतलब घन हो गया, घनाभ हो गया, गोला हो गया, और ठोस में आयतन होता है, हमेशा ठोस में क्या होता है, आयतन होता है, ठीक है, जिसे हम मात्रक क्यूब में मापते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद देखो आगे देखिएगा, इन्होंने आपसे कहा कि -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। देखो अभी वही बात हो रही थी, देखिए जैसे कि संख्या रेखा है आपकी, ठीक है ना, ये 0 हो गया, अब ये इधर -1 हो गया,
ये आपका 1 हो गया, ठीक है ना। इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या देखो भाई, अब कितनी भी ले लो, -1/2, कॉमा 1/-3, 1/4 माइनस के जैसे आ गया ना, अब ऐसे इधर प्लस की हो जाएंगी, 1/2, 1/3, 1/4, यानी कि अनंत हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? अनंत। आपको ध्यान देना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ। इन्होंने कहा -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो P/Q के रूप में होती है। तो ये क्या होगा? -1/1/2 -1/3 माइनस, ठीक है। और इस राइट साइड में क्या होंगे? प्लस के हो जाएंगे, 1/2 1। तो ये क्या होगी? आपकी अनंत होंगी। उसके बाद देखिए ये क्या है आपसे, इन्होंने कहा कि a² - 2ab, देखो ये एक फॉर्मूला है, और ये बीज गणित के एलजेब्रा जो है उसमें फॉर्मूला है। तो ये क्या है? ये किसका होगा? a - b का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस आ जाता तो ये वाला फॉर्मूला होता, ये वाला होता अगर यहाँ प्लस हो जाता, परंतु ये कौन सा होगा? ये वाला होगा। यहाँ मैंने कुछ फॉर्मूले भी आपको दिए, तो आप जैसे देखिए ये देख सकते हैं, a+b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a+b² माइनस a - b का मतलब ये यहाँ होल स्क्वायर बराबर 4, भी ध्यान रख सकते हैं। अगर a+b का होल स्क्वायर है, ये है, तो ये इतने के बराबर होता है। a+b का होल क्यूब ये होता है, ये a वर्ग है, यहाँ ध्यान देना है बस। a - b का ये क्यूब है, थोड़ा टाइप में गलती हो जाती है, ये होगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला एक बार देख सकते हैं। उसके बाद देखिए सवाल, देखिए सवाल में क्या कह रहे हैं, एक वर्ग की परिमाप 4 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो इन्होंने कहा है कि एक वर्ग की परिमाप, देखो जैसे अभी पीछे कह रहे थे समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 है, और वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती हैं। वहाँ कितनी भुजा, समबाहु में कितनी भुजा होती हैं? 3, और वर्ग में कितनी होती हैं? 4 भुजा होती है। तो ए, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 है। 4 बराबर क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। देखो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी है। 4/4 बराबर 1। अब इसका आपसे क्या पता कर लिया इन्होंने? क्षेत्रफल पता कर लिया। किसका क्षेत्रफल? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हो, भुजा का वर्ग होता है। तो भुजा क्या निकाली है अभी आपने? 1 निकाली है। तो 1 का वर्ग क्या हो गया? 1 ही होगा, 1 वर्ग मीटर होगा। तो भैया आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया। जैसे समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 है, ठीक है। वर्ग का परिमाप, वर्ग में जितनी भुजा होती है उतना ही परिमाप, वही 4 है। तो जैसे वर्ग का परिमाप 4 है, पीछे पढ़ाया था समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु, समबाहु में तीनों भुजा बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो 3 है। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है बस, और कुछ नहीं है, बाकी आप आराम से कर पाओगे बिल्कुल। अब देखो आगे देखिएगा, ये कह रहे हैं निम्न में से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है। हम अभी आपसे बात कर रहे थे, देखो भैया रैखिक समीकरण में क्या होता है? घात 1 होती है। देखो यहाँ m है, जैसे वहाँ x था, यहाँ m है। तो देखो पहले चर है, पहला जो चर है, चर क्या है? चर बोलते हैं इनको, ये जो x y z m, पहला चर है m। तो यहाँ घात 1 है, तो ये तो रैखिक समीकरण है। यहाँ यहाँ पर चर क्या है? y है, इसकी घात 1 है, तो ये भी रैखिक समीकरण है। यहाँ पर घात चर क्या है? p है, इसकी भी घात 1 है, तो ये भी जो है वह आपका रैखिक समीकरण है। परंतु ये क्या दिया हुआ है इसको देखिएगा आप, ये आपको दिया हुआ है x+1/x बराबर 7। अब देखिए जब आप x एलसीएम लोगे, खुद सोचो यहाँ, तो x और x की गुणा होगी, x² + 1 बराबर 7। तो ये क्या आ गया आपका? पूरा x² + 1 बराबर 7x। तो यानी कि घात 2 आ गई ना, जब घात 2 आ गई तो ये द्विघात समीकरण बन गया। समझ गए ना? समीकरण कैसा बन गया? द्विघात समीकरण बन गया। तो आप समझ गए। तो ये रैखिक समीकरण कौन सा नहीं है? जहाँ घात 2 आ जाए तो द्विघात हो गया, और बाकी जो जितने भी चर होते हैं उनकी पावर यदि 1 है तो वो रैखिक समीकरण होता है। तो आपका जो उत्तर होगा वो ये होगा। उसके बाद देखिए पेपर क्वेश्चन देखिए 2020 का है, ये 25 नवंबर में क्वेश्चन हुआ, पेपर आया था। तो ये एक्चुअल में जो पेपर है, देखो 2020 का पेपर क्या था इसको समझिए आप। तो ये आपसे कह रहे हैं कि देखिए मतलब कि इसका वर्ग रूप ज्ञात करो। देखो वर्ग के लिए हमेशा ध्यान रखिए, जैसे कितनी संख्याएं, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं? 3 दूनी 6, तो आधी हो जाएंगी, मतलब आधी संख्याओं के बाद दशमलव लगेगा। मतलब आज 6 है ना, 6 का मतलब है 3 अंक बाद। वर्ग का मतलब ये ध्यान रखिए बस आप, अगर आपसे सीधा दशमलव की कोई बात करें तो यहाँ ये देखिए 3 अंक के बाद दशमलव का, देखो यहाँ तो 2 के बाद है, यहाँ 4 के बाद है, यहाँ 5 के बाद है, ये है देखो 3 अंक के बाद, 1 1 2 3, 3 अंक के बाद, ठीक है ना। तो आपका उत्तर ये वर्ग है इसका, मतलब यहाँ नहीं है ये।
तो उत्तर आपका जो है ये होगा। बात समझ के, वर्ग पूछे तो जैसे 6 अंक के बाद दशमलव है तो आधी संख्या, आधी का मतलब 3 अंक के बाद दशमलव कहाँ, खुद ही देख लीजिए। तो ये आपका जो है समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे देखिए सवाल है हमारा, आपसे ये कह रहे हैं कि देखिए ये सवाल का मान कितना होगा। देखो ये क्या है आपका, ये है -3/4, और देखो ये भी माइनस है, नीचे माइनस ऊपर 5 है, नीचे भी -5 है, तो ये तो माइनस माइनस कट गया आपस में, तो ये अब बाहर फिर माइनस है, तो -5/4 आ जाएगा ये। मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो क्या बच गया अंदर 5/4। जब इसको खोलेंगे तो बाहर एक माइनस इसका इंतजार कर रहा है, तो ये आ गया आपका, तो ये क्या आ गया 4 आपका आ गया एलसीएम। और ये क्या होगा -3 और -5 बराबर कितना आ गया -8/4, यानी कि 4 दूनी 8 बराबर -2। तो आपका उत्तर होगा ये। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान दीजिए, और मैं समझता हूँ कि आप आराम से अपना कर पाओगे। ठीक है, तो उसके बाद देखो आगे सवाल है आपका, ये कह रहे हैं आपसे कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं बताइए। मैंने अभी अभी आपको बताया था अभाज्य संख्या वो होती हैं जो स्वयं से कटें या एक से कटें। तो अब देख लो भैया हिसाब लगा के, अब 81 तो कटता है, ये 9 से कटता है आराम से, 81 ये भी कटता है। अब 83 और 87 देख लो। अब चलो 87 किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 नाम 27। तो ऐसी संख्या कौन सी है 80 और 90 के बीच में, वो 83 है और 89 है। ठीक है, जो स्वयं से कटती हैं या एक से कटती हैं। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा। उसके बाद आगे देखिए ये सवाल है आपका, और ये कह भी रहे हैं कि 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। अनुवर्ती का मतलब होता है जो बाद में संख्या आती है उसमें एक जोड़ देते हैं, पूर्ववर्ती में एक घटा देते हैं। तो अनुवर्ती का मतलब इसमें एक संख्या जोड़ दो, तो 6 + 1 = 7। तो ये कौन सी होगी, केवल 7, 7 ही आएगा। आप खुद सोचिए, बहुत गलती मत कर बैठना, जैसे कि यहाँ 6 7 दिया है तो 6 के बाद क्या आएगा, अनुवर्ती का मतलब 6 का अनुवर्ती पता किया है तो 6 में एक जोड़ दो, पूर्ववर्ती पता करता तो एक घटा देते, तो आपका उत्तर होगा केवल 7। अब आगे चलो भैया जी, देखो ये थोड़ा सा सवाल हमें बनाना पड़ेगा, एक्चुअल में टाइप नहीं हो पाया भैया जी। तो ये क्या है, ये x 0 नहीं है, इसका मतलब है x डिग्री, यानी कि x कौन, इसका मान पूछा है इन्होंने, डिग्री का मान। ठीक है, तो ये सवाल एक्चुअल में क्या है, देखो सवाल ये है, एक्चुअली ये चित्र बना हुआ है। ठीक है, और मतलब ये क्या है, ये प्रश्न में दिया हुआ है 107 डिग्री, और ये दिया हुआ है x डिग्री, और ये दिया हुआ है आपका 51, 51। मतलब ये सवाल क्वेश्चन ये है, मतलब क्वेश्चन आपको प्रश्न में इस तरह से आया, ये आपका 160 डिग्री है, 51 डिग्री है, और ये x डिग्री है। तो आपसे जो पता किया है उन्होंने x डिग्री का इसका मान पता किया है कि ये कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं आपको एक बात कहूँगा, देखिए हमेशा याद रखिए, बाह्य कोण जो बाहरी कोण होता है, देखो ये बाहरी कोण कौन सा है आपका, बाहरी कोण है 160 डिग्री, ये हमेशा अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर, ये प्रश्न में इस तरह का आपको चित्र डायग्राम दिया गया है, ये x डिग्री है, ये 51 है, ये 107 है। तो बाहरी बाहरी कोण, बाह्य कोण कौन सा है, 107 है। जो बाह्य कोण बराबर होता है वो ये जो वाला कोण होता है ना 107 डिग्री बराबर, वो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि x प्लस कितना 51 डिग्री। ये आपको ध्यान देना है। तो देखो ये आपका चित्र बना हुआ था, x डिग्री 51 डिग्री ये, और x डिग्री का मान पता करना है, तो बाहरी कोण क्या है 107, तो बाह्य कोण बराबर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो जब आप भैया x बराबर करोगे तो 107 और -51। ठीक है, तो ये क्या गया, 7 में से 1 गया, कितना बचा आपका, ये 6 बचा। ठीक है, और ये 10, 10 में से 1 गया, 5 बचा। तो x डिग्री का मान कितना आ गया, ये आ गया 56 आ गया, कितना आ गया 56 आ गया, खुद देख लो आप। ठीक है, तो क्या होता है, बाहरी कोण बराबर अंत, देखो ये 107 हो गया, अब 56 और 51 जोड़ के देख लो 107 हो गया। इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, आराम से बिल्कुल। तो बाहरी कोण बराबर दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर। तो 56 जो है ये आपका
मतलब आ जाएगा। तो ये आंसर है आपका। आंसर कौन सा होगा आपका? ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब ये 6 नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। तो देखिए ये आप देखिएगा, ये कह रहे हैं कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, त्रिभुज के लिए कंडीशन होती है, कोई भी त्रिभुज तब बनता है जब उसमें बड़ी भुजा का मान बाकी दो भुजाओं के मान के योग से मतलब छोटा हो। ठीक है, मैंने क्या बताया? बड़ी भुजा, बड़ी भुजा क्या है? 8। तो ये जो मान है बाकी दो भुजाओं के मान से योग से छोटा हो, यानी कि 3 + 5 के योग से छोटा हो। अब ये क्या हुआ? ये तो छोटा नहीं है, ये है बराबर है। ये क्या है? बराबर है 3 + 5 के। देखो तो कौन भैया संभव नहीं है? कौन कब बनता है? जब बड़ी भुजा बाकी दोनों भुजाओं के योग से छोटी हो। कोई भी त्रिभुज तभी बनता है जब उसमें बड़ी भुजा का मान बाकी दो भुजाओं के मान के योग से छोटा हो। परंतु यहाँ क्या है? ये 8 है और ये दोनों भुजाओं के योग के बराबर है, तो यहाँ पर कौन संभव नहीं है? तो आपका ऑप्शन ये होगा। ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखिए बस। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्राकृतिक संख्या है। देखो भैया प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं आप अच्छे से जानते हो। एक गिनती गिन लो, गिनती गिनती वाली संख्या, 1 इकाई, 2 इकाई, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या। तो कौन सी है इनमें? या 3.5 है, या 0 है, या √2 है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अभाज्य क्या होती है। निम्नलिखित में से परमेय संख्या नहीं है। अभी देखिए वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है। मतलब कि मैं बता रहा हूँ, देखिए ये P/, देखो परमेय संख्या कौन सी होती है? जो अपन P/Q के रूप में हो, है भाई ये। उसके बाद में देखो 69 को आप क्या लिख सकते हो? बटे 100 लिख सकते हैं 2 अंक के बाद, ये भी P/Q के रूप में। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5/4 लिख सकते हैं, ये भी P/Q के रूप में। तो कौन सी संख्या होगी बताओ? इसको हम जो है परमेय के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, इसको नहीं कर सकते। उसके बाद में निम्नलिखित में से सौर समीका है। देखो सौर समीका के लिए एक बात होती है, मैं आपको ध्यान देना है, यानी कि मतलब प्रत्येक एक्स के मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर मतलब हो रहे, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो। किसके मान के लिए? एक्स के मान के लिए। तो देखो यहाँ क्या है? ये तो बराबर नहीं है। यहाँ क्या है? जब इसको हम खोलेंगे, इसको देखिए आप, जब आप खोलोगे इसको ब्रैकेट से बाहर 2 × 2 और 2 × 2, तो एक्स के मान के लिए ये क्या है? बराबर है। तो सर समीका क्या होती है? मतलब एक्स के प्रत्येक मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होनी चाहिए। तो ये ऐसी कंडीशन यहीं पे आ रही है और कहीं नहीं आ रही, देख लो आप, दोनों बराबर है। तो ये आपका सौर समीका होगा। ये बातें ध्यान देने की है बस आपको। उसके बाद देखो ये सवाल देखिए आप, ये भी थोड़ा सा सवाल में आपको करना पड़ेगा, ये थोड़ा गलत हो गया है। ये है 3 की घात x + 2 बराबर 81। इस तरह सवाल है। ये 3x + 2 नहीं है, यानी कि 3 की घात। अब ये 3 की पावर है x + 2, तो इस 81 को भी आप इसी तरह से बनाओ। देखो जैसे ये है ना 3 की पावर x + 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 81 को? बताओ 3 × 3 × 3 × 3, तो 3×3 = 9, 27, 81। बताओ लिख सकते हैं नहीं? ये सवाल ऐसा नहीं है, इस तरह का सवाल है ये। तो ये क्या हो गया आपका? 3 की घात x + 2 बराबर 3 की घात कितना आ गया? 4, क्योंकि 4 बार आ रहा है ये। देखो ये दोनों के आधार समान है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इनकी पावर बराबर हो जाएंगी, यानी कि x + 2 बराबर 4। और x बराबर क्या हो जाएगा? 4 - 2 बराबर 2। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये होगा। भाई यही ध्यान देना है आपको, क्योंकि गणित में सब एक जैसा होता है। इधर जैसे ये संख्या है, इसको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, ये प्रिंट गलत है, इसके पर ध्यान मत देना।
अब देखो 16 अगस्त 2019 का पेपर है, तो आप जब 16 अगस्त 2019 का पेपर देखोगे तो आपको जो है मतलब देखिए, ये आपसे कह रहे हैं दो आसमान यानी कि बराबर नहीं है, परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या होती हैं। तो देखो असमान परमेय संख्या यानी कि जैसे सपोज करो 1/3 है, इधर इधर कुछ भी ले लो, 19/5 ले लो, या कुछ भी ले सकते हैं आप। तो कितनी हो सकती है इनके बीच, एक बट देखो 1/3 के बीच 2/3, 4/3, 5/3 हो सकती है ना, यानी कि अनंत हो सकती हैं। जब इस तरह के सवाल आते हैं ना, हमेशा ध्यान रखिए वहाँ कितनी संख्याएं होती हैं, वहाँ पर अनंत संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं, ये अनंत होती हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित पूर्णांकों में से सत्य कथन है। तो पहले ये पढ़ लीजिए आप, ये कह रहे हैं आपसे एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक पूर्णांक प्रतिलोम से बड़ा होता है। देखो मैं आपको बताऊं, देखिए इसमें क्या होता है, यानी कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से हमेशा बड़ा होता है। तो इसका क्या मतलब होता है देखिएगा, यानी कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम, याद रखिए, वो हमेशा नेगेटिव होता है। हमेशा ये क्या करें, एक धनात्मक पूर्णांक, जैसे धनात्मक पूर्णांक 5 है, अपने योगात्मक, इसका 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -5 होगा। कोई भी, अरे पूर्णांक 4 ले लो, ये जैसे धनात्मक पूर्णांक तो 4 हो गया, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -4 होगा। तो ये क्या हुआ, बड़ा होगा नहीं होगा। तो यही कथन सत्य है, आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। बाकी आप पढ़ लीजिए, बात समझ में आ गई होगी। धनात्मक पूर्णांक कोई भी संख्या ले लो, तो उसका जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो माइनस होगा, तो उससे वो बड़ा ही होता है। ये करें एक ऋणात्मक पूर्णांक, वही सही है। शून्य एक पूर्णांक नहीं है, होता है। अब ये देख लो, इसमें 5 बड़ा होता है, -17 थोड़ी होता है। 21 की अनुवर्ती की अनुवर्ती, देखो सवाल को पढ़िए, 21 की अनुवर्ती देखो, अनुवर्ती का मतलब +1, और फिर इस, तो इसके पहले इसकी अनुवर्ती क्या आ गई, 22 आ गई, और फिर इसकी अनुवर्ती एक और जोड़ दो, 23 हो गई। तो ये उत्तर हो गया आपका। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी है, और छोटी छोटी बातें ही हमें लक्ष्य तक पहुँचा देती हैं। देखिए बिल्कुल आप मैथ में बैक नहीं लगेगी, आप आराम से कर पाओगे। आप पहले यही सवाल करो पहले। तो ये कह रहे हैं एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है, तो दूसरी भुजा की माप ज्ञात करो। देखो सबसे पहले जो आपको सवाल में दिया है, मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है, तो आपको एरिया क्या दे रखा है, 0.5 हेक्टेयर। तो भैया पहले तो आप बनाओ इसको मीटर में। किस में बनाएंगे, मीटर में। क्यों, क्योंकि भुजा आपको मीटर में दे रखी है, यहाँ हेक्टेयर में दे रखा है। तो एरिया आपको दे रखा है 0.5 हेक्टेयर। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए 1 हेक्टेयर में 10,000, कितने, 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर। और ये कितना हेक्टेयर है, 10.5 हेक्टेयर है। तो इसमें कितने की गुणा कर दें, एरिया बराबर कितना होगा, 10.5 गुणा 10,000। 10,000 हेक्टेयर से वर्ग मीटर में बदल रहा हूँ मैं इसको, जो है ये कुछ नहीं कर रहा अभी। तो ये क्या आ गया, 5,000 वर्ग मीटर। तो 5,000 वर्ग मीटर आ गया एरिया। और उसकी एक भुजा कितनी दे रखी है, ये दे रखी है। तो दूसरी भुजा ज्ञात करो। तो एरिया क्या होता है आपका, देखो एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और एरिया कितना है आपका, 5,000 अभी निकाला है हम, ये दिया हुआ। और ये कितनी दे रखी है, 125, और गुणा चौड़ाई। और जब आप चौड़ाई बराबर ज्ञात करोगे ना, तो 5,000/125। तो आप खुद सोचो, इसका जब हम भाग देंगे तो कितने बार जाएगा ये जाएगा इसमें, 125 का भाग दोगे तो 40 बार। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो गया, थोड़ा देख लेना।
पहले मैंने कुछ नहीं किया है, हेक्टेयर को मीटर में बदला है। तो ये 10.5 हेक्टेयर दे रखा है, तो 10,000 की गुणा कर दी, ठीक है। आगे देखो, ये कह रहे हैं 5वां सवाल, 1 घन मीटर बराबर है। तो भैया 1 घन मीटर कितने के बराबर होता है? ये लीटर में पूछ रहा है भाई। ये पता होना चाहिए 1000 लीटर के होता है, ठीक है। 2018 का पेपर देख लो, ये परिमेय संख्या दे रखी है आपको, और ये कह रहे हैं आपसे -24 बटे जो -24 बटे जो 25 होता है, ये किसके बराबर है, किसके समतुल्य है? तो समतुल्य का मतलब इसको काट लीजिए। देखो -24 बटे 45, तो ये 3 से भाग चला जाएगा, 3 अट्ठे 24, और ये 15 बार कट गया, तो -8 बटे 15 आ गया। ये आपसे कह रहे हैं कि x, देखो x बटे 4 + 10 बराबर -4, तो ये क्या होगा, 4 एलसीएम आ गया। तो x प्लस, तो 4 की गुणा हो जाएगी 40 बराबर -4, और जब आप x + 40 बराबर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 की गुणा 6 इधर हो जाएगी -16, तो x बराबर क्या आएगा 40, इसको इधर ले आओ 16 को, और ये कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। ये उत्तर हो गया। इसको हल ही करना है बस, एलसीएम लिया 4, तो ये आ गया x + 4 = 40, बस इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी, 56 आ गया। उसके बाद देखिए, एक वर्ग जिसकी भुजा ये दे रखी है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? देखो आप जानते हो, क्षेत्रफल बराबर होता है किसका क्षेत्रफल? भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का वर्ग। और भुजा क्या दे रखी है? 1.6, और 16 का जो होता है 2 से 56 होता है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ये वर्ग मीटर आ गया। तो 2.56 वर्ग मीटर, तो ये क्या होता है? भुजा का वर्ग, इसी का वर्ग कर दो आप, तो आपका जो उत्तर होगा भाई वो ये होगा। ये कह रहे हैं आपसे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या ज्ञात करो। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या वो कौन सी होती है? देखिए वो संख्याएं जो 1 से कटे, ठीक है, और 1 के अलावा या स्वयं से। तो सबसे छोटी सम अभाज्य कौन सी होगी? वो ये 2 होगी, ठीक है। तो ये सम अभाज्य कौन सी होगी? 2 होगी। उसके बाद ये कह रहे हैं किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका आधार इतना है, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो भाई, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। तो हमें क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 45, तो 45 बराबर 1/2 गुणा आधार कितना दे रखा है? 15, और ऊंचाई निकालनी है। तो आप खुद देखो, 15 से ये कट गया 3 बार, 15 × 45, कटेगा नहीं? कट गया। देखो बराबर 15 × 45, और जब आप इसकी गुणा फिर यहाँ हो जाएगी, तो ऊंचाई बराबर कितना होगा? 3 × 2 बराबर 6, ये 6 आ जाएगा आपको। अब 2017 का पेपर देख लो। ये कह रहे हैं पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव हो है। तो इसमें क्या होता है? देखिए पूर्ण संख्याओं में योग का, देखो तत्समक का मतलब होता है किसी पूर्ण संख्या में 0 जोड़ देते हैं और उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो योग का तत्समक का मतलब क्या है? वह संख्या होती है जिसे हम उस संख्या में जोड़ दें तो उस संख्या के मान में कोई ऐसी कौन सी संख्या इनमें से, जैसे सपोज करो 4 है, 4 में हम क्या जोड़ें जो परिवर्तन ना हो, ऐसी संख्या 0 है। तो ये जो 0 है ना, इसका मतलब क्या हुआ? योग का तत्समक बोलेंगे इसको, ठीक है। योग का तत्समक मतलब ऐसी कौन सी संख्या है, तो ऐसा 0 ही तो है जो किसी में जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ कौन सा उत्तर हुआ? 0 हुआ। उसके बाद ये कह रहे हैं आपसे 56, 70 और 84, 56, 70 और 84, इन दोनों का क्या करना है? हमें एलसीएम निकालना है। तो देखो कैसे करोगे आप इसको।
हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखो भाई, देखिएगा, जैसे 56, 70 और 84। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, देखिए, पहले आप इन दोनों का एलसीएम निकालो, ठीक है, और बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढो, बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढो जो दोनों को काटती हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है? ऐसी संख्या है 14। एक पे कट लगा दो, 14 चौका 56, और जो कट लग के आया ना उसकी गुणा इसमें कर दो, तो ये आ गया 280, और आगे बच गया 84। पहले हमने इन दो संख्याओं का हिसाब किया, 56 का और 70 का। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढो जो दोनों को काटती हो, 56 को और 70 को। तो ऐसी संख्या है 14। तो एक संख्या पे कट लगा दो, 14 चौका 56, और उसकी गुणा अगली संख्या में कर दो, तो ये आ गया 280, और फिर अगली संख्या उतार लो। अब ऐसी इनमें देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढो जो दोनों को काट दे, बड़ी से बड़ी। तो ऐसी संख्या है 28। 28 दाई 180, और 28 दिए 84, ठीक है ना। तो एक पे कट लगा दो, तो ये 10 बार कट गया। अब इसकी अगले में गुणा कर दो, तो ये 840 आ गया। तो इसका उत्तर ये होगा। तो मतलब ये तो एक डायरेक्ट सवाल हो गया, और नहीं आप वैसे भी कर सकते हो जैसे करते हो ना एक पुराने मेथड से। कैसे? वही, जैसे कि 56, 70, 84। तो पहले छोटी छोटी दो का भाग दो, जैसे 28, 35, ठीक है, इस तरह से करके देख लेना। उसके बाद देखो आगे सवाल है तीसरा। ये सवाल कह रहे हैं कि समीकरण 2.8x बराबर 5.4 और प्लस x। तो इसमें क्या करें, ये इसको आपको हल करना है। तो ये क्या होगा, देखिएगा, इसको और इसको एक साथ, x को इधर ले आओ, जो 2.8x माइनस एक्स बराबर 5.4। देखो ये है 2.8x, और ये क्या है 1। तो यानी कि इसमें से जब ये जाएगा तो ये बचेगा आपका कितना, 1.8x बराबर 5.4, ठीक है। और जब आप x बराबर करोगे तो 5.4 बटे 1.8, 18 थी 54, दशमलव से दशमलव कट गया तो 3 आ जाएगा। उसके बाद देखो, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम पीछे बात कर रहे थे क्या हो, ठीक है, परिमाप क्या होता है, 3 होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतने वर्ग सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का पहले सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो दिया हो उस पर बात करो। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा का वर्ग, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का, और ये दे कितना रखा है, 400√3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है, समबाहु त्रिभुज ये दे रखा है, तो √3 से √3 कट गया, देखो बराबर में कट गया। अब ये 4 नीचे है, ये ऊपर है, तो इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका भुजा का वर्ग बराबर 400 गुणा 4 बराबर, ये कितना आ गया, 1600। यानी कि क्या आ गया, भुजा का वर्ग। और जब भुजा बराबर करोगे ना तो इस पर आ जाएगा रूट, किस पे, इस संख्या पे, तो इसका क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो भुजा कितनी आ गई, 40 आ गई। और उस त्रिभुज का परिमाप किसका, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a, यानी कि a का मान कितना है, 40 बराबर 120 सेंटीमीटर। तो उत्तर ये होगा। जो सवाल में दे रखा है उसे लिखो पहले, उसी से फिर अगली चीज निकलेगी। ये कह रहे हैं कि इन दोनों का योगफल क्या होगा, दोनों को जोड़ लो, क्या फर्क पड़ता है। तो जब आप जोड़ोगे, देखो सीधे सीधे भी जोड़ सकते हो, x² माइनस 2xy प्लस 9y² प्लस, जोड़ने की बात कर रहे हैं ना, x² प्लस 2xy माइनस 8y²। देखो ये माइनस है, ये प्लस है, कट गया। तो ये क्या है, x² तो 2x² हो गए। ये आपका 9y², ये है माइनस 8y, तो प्लस y² हो गए। तो आपका उत्तर क्या हो गया, ये हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है एकदम से। अब 2016 का पेपर देखिए। ये कह रहे हैं कि 16 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ।
देखो 16 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी। देखो 16 की पूर्ववर्ती संख्या, सिंपल सा सवाल है बिल्कुल। मतलब पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है बताओ, एक संख्या कम, यानी कि 16 में से एक कम बराबर 15, तो इसकी क्या होगी, केवल 15 होगी। अनुवर्ती होती तो एक ज़्यादा होती। उसके बाद भैया देखिए दूसरा सवाल है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। ये कह रहे हैं कि ये है, तो जब आप x बराबर करोगे तो -7 और 2 भी उधर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा x - 9। तो आपका उत्तर ये हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि इसको सरल करो, कर लो भैया। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। इसको खोल लीजिए, a+b+c, और जब ये माइनस आएगा तो -a -b और +c। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल हो जाएंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो -ab कट गए, c और c बराबर 2c। तो आपका उत्तर ये होगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है, एकदम से आराम से मतलब कर पाओगे आप। उसके बाद देखो ये सवाल देखिए आप, ये कह रहे हैं आपसे देखो आप हमेशा इस तरह के सवाल में एक जो है बॉड मास, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। अब आपको यहाँ क्या करना है, देखिए सबसे पहले ये डिवीजन डी, इस पर काम करना है पहले आपको। एडिशन तो बाद में आएगा, ठीक है ना, ऐड तो बाद में करना है आपको, बात समझ गए ना। इस पर काम करना है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीपल ऐड और सब्सट्रैक्ट। तो आपको सबसे पहले आएगा, इस पे काम करो। जब 45 में 5 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा आपका, ये 9 बार जाएगा। अब जोड़ो इसको, तो ये कितना आ गया, 13 आ गया। तो उत्तर क्या हो गया, ये हो गया। देखो भैया ये कह रहे हैं a² - b²। हमेशा याद रखिए, अगर दोनों संख्याओं पर वर्ग है और बीच में माइनस का चिन्ह है तो वो संख्याएं एक बार जुड़ जाती हैं और एक बार घट जाती हैं। तो ऐसी बातें कौन कहाँ है, ये रही। अब ये 2015 के पेपर में क्या पूछा गया, देखिए इनमें से परमेय संख्या कौन सी है, आप खुद सोच लो भैया। परमेय संख्या इनमें कौन सी होगी, देखो ये तो √2 है, ये 10√4 है, ये कुछ नहीं हो सकता। इस संख्या को देखो, 4 का क्या होता है, 2, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1, यानी कि p/q के रूप में। तो आपका उत्तर कौन सा होगी, ये वाली जो होगी, यानी कि √4 होगी, ये परमेय संख्या है। उसके बाद देखिए ये कह रहे हैं आपसे, इसमें 2 का स्थानीय मान बताओ। अगर बीच में दशमलव ना होता तो सीधे सीधे हम कर लेते। देखो किसका स्थानीय मान पता कर रहा है, 2 का। तो देखिए दशमलव से कितनी दूरी पर है ये बताओ, इकाई और दहाई, यानी कि 2 अंक की दूरी पर है। ये ध्यान रखो, कितने पर है, 2। दशमलव से 2 पे है तो 1/100, ये ध्यान रखना है आपको। अगर 3 पर यहाँ होता तो 1/1000। तो ये कितना हो गया आपका, 0.02। तो ये कहाँ हो गया, 0.02, ये होगा। दशमलव में स्थानीय मान का ये ध्यान देना किस स्थान पर है वो। उसके बाद देखो तीसरा सवाल ये दे रखा है इन्होंने, यहाँ भी थोड़ी सी मिस्टेक है। देखो भाई सवाल में ये है 2 की घात x + 1 = 16, इस तरह से है, जबकि ऐसा नहीं है ये। तो इस तरह का सवाल पीछे भी था, वो 3 की घात था वहाँ पर। तो यहाँ क्या होगा, जैसे 2 की घात x + 1 = 16, तो x का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, 2 की घात x + 1 = 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 16 को भी ऐसे ही लिखो जैसे ये आधार है। तो ये क्या हो गया आपका, 2 की घात x + 1 = 2 की घात 4। देखो ये आधार समान है तो आपस में ख़त्म हो गए। तो x यानी कि पावर बराबर हो जाती हैं जब आधार समान होते हैं। तो x बराबर क्या आ गया आपका, 4 - 1 = 3। तो ये सवाल होगा। सवाल एक्चुअल में आपका ये है, जबकि ये नहीं है, यानी ठीक है ना, 2 की घात x + 1। उसके बाद देखो ये सवाल देखिए आप, ये कह रहे हैं कि 1/8 - 3। इसमें भी देखिए वही है, बॉड मास वाला ही फॉर्मूला काम करना पड़ेगा इसमें। तो देखिए 1/8 - 3/8 + 2/8, ठीक है। और ये क्या है, भाग। देखो सबसे पहले क्या है, बॉड मास में मतलब कि देखो ब्रैकेट तो है नहीं यहाँ, बॉड मास का मतलब ऑफ, पहले का को ख़त्म करो, ठीक है। तो -1/4, और का मतलब क्या होगा, का जब ख़त्म होगा तो 1/2 होगा, का जब समाप्त होगा तो गुणा हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका,
1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8। अब यहाँ पे क्या है, ये भाग है, ये भाग है ये, तो ये कितना आ गया 1/8। ठीक है। और जब हम इस भाग को समाप्त करेंगे यहाँ पे समाप्त करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ करना पड़ेगा 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 और गुणा। जब ये भाग को हम गुणा में बदलेंगे ना तो 8 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे, तो 8 से 8 कट गया ना। तो अपारी संख्या सिर्फ इतनी बची है। अब इसमें क्या करोगे, 8 ले लो आप एलसीएम, तो ये तो आ गया 1 माइनस यहाँ आ गया 3। अब यहाँ क्या है, 2 है, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो आ गए, एक्चुअली -3/8 है ना यहाँ, तो ये आ गया 1 माइनस 3 आ गया, 16 आ गया। अब यहाँ हम थोड़ी सी गलती कर गए भैया, देखो ये हमारा एक्चुअल में आया 1 ये थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ये आया था हमारा 1/8 माइनस 3/8। ठीक है। और उसके बाद में क्या हो गया था, प्लस कितना बचा था, ये 2 बचा था। तो अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ 8 हमारा आ गया एलसीएम, तो ये क्या आ गया हमारा 1 माइनस 3। ठीक है। और 8 दूनी आ जाएगा हमारा 16, यही कर रहे थे जब भी। तो ये कितना आ गया, 17 माइनस 3/8। ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, 17 में से 3 गया, 14/8। तो 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8, यानी कि 7/4। बस सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट को खोलोगे, फिर आप इस पे काम करोगे, हो गया सवाल बस। उसके बाद देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर 3, मैंने क्या बताया था आपको, सबसे बड़ी भुजा, ठीक है ना, हमेशा जो 2 छोटी भुजाएं हैं, 2 ये है, ये बड़ा होना चाहिए, परंतु ये क्या है, ये तो बराबर है। जब ये बराबर है तो भैया कोण संभव नहीं है, यानी कि त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है। बड़ी भुजा क्या है, यानी कि इन दोनों भुजाओं के योग से छोटी हो तो त्रिभुज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, तो त्रिभुज संभव नहीं है। तो ये मैंने आपसे चर्चा की थी भैया 2015 तक के क्वेश्चन की, 2000 जो अभी 24 तक की परीक्षा हुई है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। बैक से बचने का, फेल होने से बचने का एक तरीका है। बस छोटी छोटी बात ध्यान रखिए। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है। समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तो 3 है, वर्ग में 4 होती हैं तो 4 है परिमाप हो गया। छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है और आप इस तरह से अच्छे से कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें और हमें भी बता दें भैया कैसा पढ़ाया है। धन्यवाद।